टीम इंडिया के वो 4 इंतकाम जिसे चुकता करने के लिए बस 9 मार्च का इंतजार। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत पांडे और आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। दुबई में न्यूजीलैंड से मिले हर पुराने दर्द का हिसाब होगा। रोहित ब्रिगेड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कीवियों के खिलाफ कमाल करेगी और हर दर्द बस हवा हो जाएगा। दुबई में रविवार को होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टीम इंडिया न्यूजीलैंड से टक्कर लेगी। इस मैच में भारतीय टीम साइकोलॉजिकल एडवांटेज के साथ उतरेगी। वजह है आईसीसी वनडे टूर्नामेंट के पिछले 3 मुकाबलों में भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, फिर चाहे वो वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत अब तक न्यूजीलैंड से नहीं हारा है। खैर, ये तो रही आंकड़ों की बात। वैसे प्रदर्शन में भी टीम इंडिया अभी तक टूर्नामेंट में सब पर भारी पड़ी है। मैच के समीकरणों पर दुबई से हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार गौरव गुप्ता होंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं दुबई में अपनी सहयोगी करिश्मा सिंह के पास, जिन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है। जी करिश्मा। भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल होने वाला है 9 मार्च को और गैरी स्टेट जो न्यूजीलैंड के हेड कोच हैं, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना है कि भारत और न्यूजीलैंड का ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही रोमांचक होने वाला है। और क्योंकि जो 2 बेस्ट टीम्स हैं इस टूर्नामेंट की, वो खेलेंगी और लड़ेंगी टाइटल के लिए फाइनल में। वरुण चक्रवर्ती की उन्होंने बात की कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो फाइनल में खेलेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 5 for 42 के फिगर्स उठाए थे यहीं दुबई में लीग स्टेज मैच में। उसके अलावा उनका कहना है कि सचिन रविंद्र जो है वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए, पूरी टीम अच्छा खेल रही है, इसीलिए वो फाइनल में पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये स्टेटमेंट भी जो गैरी स्टेट ने बोली, अनड्यू एडवांटेज जो मिल रहा है इंडिया को। पाकिस्तान इस पे बात कर रहा है, इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर्स उस पे बात कर रहे हैं। गैरी स्टेट का कहना है कि ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, वी जस्ट हैव टू मूव ऑन विद इट। हमें बस आगे बढ़कर खेलना है, हमें बस फाइनल की तैयारी करनी है। ना ये इंडिया के कंट्रोल में है, ना ये न्यूजीलैंड के कंट्रोल में है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ये आई है कि खेल पे ध्यान दें, बाकी जो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हैं उस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। जैसा मैंने कहा, 2 बेस्ट टीम्स, रोहित शर्मा लीड करेंगे इंडियन टीम को और न्यूजीलैंड भी पूरी तरीके से तैयार है ये चैंपियंस ट्रॉफी लड़ने के लिए और जीतने के लिए। चलिए, तो ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं और सबको इंतज़ार है 9 मार्च का, और तमाम चीज़ें जो हैं वो वाकई सभी खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने को तैयार, और बाकी जो फैक्टर्स हैं उन पर क्या ही ध्यान देना। गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। गौरव, बहुत बहुत स्वागत आपका। अच्छा लग रहा है आपसे चर्चा में एक बार फिर से जुड़ते हुए। हमें बताइए कि हम जब पिछली बार चर्चा में जुड़ रहे थे तो तमाम चीज़ें ऐसी थीं जिसमें ये बात सामने आ रही थी कि काश जो है वो मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में हो, लेकिन खैर न्यूजीलैंड से मुकाबला है। हालांकि ये ट्रिगर अच्छा है कि न्यूजीलैंड थोड़ी सी सरप्राइज वाली टीम है, तो शायद फाइनल का रोमांच बड़ा मजा आएगा। आप बताइए, आपकी टिप्पणी क्या होगी? यह टीम है न्यूजीलैंड, इनको कम मत आंकिए। ये बहुत खतरनाक टीम है और ये भारत को 25 साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हरा चुकी है। तो 25 साल बाद आफ्टर 25 लॉन्ग ईयर्स भारत के पास ये मौका आया है उस ओकेजन का बदला लेने का। तब सौरव गांगुली हमारे कप्तान थे और मुझे याद है बहुत अच्छा खेले थे उस चैंपियंस ट्रॉफी में। उन्होंने एक सैकड़ा भी मारा था फाइनल में, लेकिन तब भी हम हार गए थे। न्यूजीलैंड बहुत, देखिए, थोड़ा पंचिंग अबव द वेट करता है। स्टार प्लेयर्स नहीं है उनके पास में। मिशेल सैंटनर उनके कप्तान है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो कि बहुत बढ़िया लेफ्ट आर्म स्पिनर है। शायद इस समय विश्व के टॉप 2-3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स में से होंगे वो। और आज हम जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए तो हमारे सामने से निकल गए बहुत ही सिंपल आदमी की तरह। देखिए, कोई स्टारी ऑरा नहीं है न्यूजीलैंड के पास में, लेकिन उनके पास प्लेयर्स हैं जो कि वो काम उनका कर देते हैं। और विलियमसन और सचिन रविंद्र जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं वो बहुत काबिल तारीफ है। मिशेल सैंटनर तो है। यहाँ तो मैट हेनरी को लेके उनको काफी वो होगा। उनके जो लीडिंग फास्ट बॉलर हैं उनको इंजुरी है इस समय, शोल्डर पे गिर गए थे वो बॉल कैच पकड़ते हुए क्लासन का सेमीफाइनल में, तो उसको लेके थोड़ा चिंतित है वो। लेकिन अपने आप में टीम बहुत बढ़िया। देखिए, उनके हेड कोच किसी भी तरह का स्टार कल्चर नहीं है उनके पास में। हेड कोच उनके गैरी स्टेट है, जिनके बारे में कि पता भी नहीं है ज्यादा लोगों को कि गैरी स्टेट कौन
कौन है, क्या है, कहाँ खेला है उन्होंने, क्या, लेकिन एक टीम है जो हर तरीके से परफॉर्म करना जानती है हर कंडीशंस में, और उनका एटीट्यूड जैसे करिश्मा ने कहा बहुत अच्छा है, जिस वजह से आज वो फाइनल में है। यू नो, दे डोंट लुक फॉर एक्सक्यूजेस, दे डोंट क्रिप कि ये ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। मैं थोड़ा-सा उस चीज़ से लेके साउथ अफ्रीका से डिसअपॉइंट, लेकिन देखिए साउथ अफ्रीका जो टीम्स कंप्लेन कर रही है कि बहुत उनको ट्रैवल करना पड़ा, उनका भी जेन्युइन रीज़न है। लेकिन इसका कोई ऑप्शन नहीं था, अगर ये टूर्नामेंट होना था तो इसी फॉर्मेट में होना था। अनफॉर्चुनेटली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता है टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो उस हिसाब से लेकिन न्यूजीलैंड को आप कम मत आंकिए, बहुत डेंजरस टीम है, और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर वो भारत को जो है भारतीय सपोर्टर्स को निराशाजनक होने के पे मजबूर करें संडे की रात को। मुझे तो सब एक ही टीम का डर था सबसे ज्यादा, वो न्यूजीलैंड का ही था। लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड खेल रही थी इस टूर्नामेंट में, और गोइंग इनटू दिस टूर्नामेंट आल्सो उन्होंने ट्राई सीरीज जीती पाकिस्तान में, जहां साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की दूसरी टीम है। तो वहीं समझ में आ गया था कि इस समय विश्व की भारत के बाद में अगर ऑस्ट्रेलिया डिप्लीटेड है तो नंबर 2 साइड जो है वो न्यूजीलैंड ही है। बड़ा और दिलचस्प होने 362 रन बनाए उन्होंने सेमीफाइनल में, ये भी ये मत भूलिए। वाकई वाकई एक चीज और समझना चाहेंगे गौरव आपसे कि एक जो चर्चा खास तौर पे जाहिर सी बात है कि हम जिस तरह का मुकाबला देख रहे हैं उसमें थोड़ा क्रिटिकल भी होना पड़ेगा। एक जो बात है कि जो बीच के ओवर्स हैं उसमें विकेट ना निकाल पाना, या जो हमारे ओपनिंग वाला जो एक चैलेंज हो गया है कि रनों को उस तरह की रफ्तार नहीं देना, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया मैच में भी हमने देखा कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया भले विकेट गिरते जा रहे थे, उन्होंने रन रेट को कहीं ना कहीं मेंटेन रखा। और जाहिर सी बात है कि ये कंसर्न जरूर रहेगा। कंसर्न जो है मुझे लगता है वो कुलदीप यादव को लेकर ही होगा ज्यादातर जो है, क्योंकि 8 ओवर में 44 रन गए उनकी बॉलिंग पे। क्या वाशिंगटन सुंदर को लाएंगे हम अंदर? एक ऑफ स्पिनर का ऑप्शन प्रस्तुत होता है जो कि हमारे पास नहीं है इस समय। यू नो, रचिन रविंद्रा भी हैं, और शायद अगर डेविन कॉनवॉय को न्यूजीलैंड खिला देता है तो काफी लेफ्ट हैंडर्स उनके पास होंगे जिनसे हमें निपटना है। मेन हमें रचिन रविंद्रा से निपटना है, क्योंकि अगर उनका विकेट हमको जल्दी मिल जाता है उसके लिए ऑफ स्पिनर जो है वो काफी कारगर साबित हो सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर ने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी है जब न्यूजीलैंड भारत आया था टेस्ट मैचेस में, लेकिन एट द सेम टाइम देखिए बहुत ट्रिकी सवाल है कि कुलदीप बहुत बढ़िया बॉलिंग डाल रहे हैं, मतलब इस मैच के अलावा उन्होंने बहुत अच्छा डाला है। 8 ओवर में 44 दिए, लेकिन उसके पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 3 विकेट लिए, बहुत बढ़िया बॉलिंग करी। तो उस हिसाब से कुलदीप जो है बहुत अच्छा भी डाल रहे हैं। तो ये भी आप नहीं कह सकते कि कुलदीप को ड्रॉप कर दिया जाए, वो भी शायद क्योंकि कुलदीप मैच विनर है। सेमीफाइनल में उन्होंने लास्ट ईयर 4 विकेट लिए थे टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो ये भी एक ट्रिकी सवाल होगा भारत के सामने, लेकिन बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि भारत के पास अच्छे स्पिन ऑप्शंस हैं। वरुण चक्रवर्ती जो है वो किंग पिन होंगे भारत के लिए इस मैच में, क्योंकि वो 5 विकेट ले चुके हैं, 5 फॉर 42। ब्रिलियंट स्पेल था उनका अंडर द लाइट्स उनको पिक करना बहुत मुश्किल है, जैसा कि आज न्यूजीलैंड के कोच ने भी कहा, हेड कोच गैरी स्टेड ने। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चाबी जो है इस मैच की वरुण चक्रवर्ती के पास में है। अगर वो इवन ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में उन्होंने पहली बॉल पे ही ट्रेविस हेड को आउट करके हमको जो है एक वो दिया था, आगे का हमको एक अपर हैंड दिया था, हमको एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया था, क्योंकि ट्रेविस हेड बहुत जबरदस्त तरीके से मार रहे थे। उन्होंने अच्छी शुरुआत करी थी। तो ये मिडल ओवर्स मेरे ख्याल से बहुत क्रूशियल होंगे। यहाँ भारत की पकड़ है पूरी, ऐसा नहीं है, अक्षर जडेजा भी ठीक ही डाल रहे हैं, लेकिन और कुलदीप भी अच्छा डाल सकते। कुलदीप तो बाद में भी उनका एक एडवांटेज है कि 40 ओवर्स के आसपास भी आप उनको ला सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वरुण के 10 ओवर जो है वो बहुत जबरदस्त क्रूशियल होंगे, शुरू के 5-6 ओवर खास तौर से। ये जो एक रणनीति रंग लाई है, ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि एक फॉर्म के फ्रंट पे रोहित शर्मा थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से 4 स्पिनर्स के साथ अब जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा दारोमदार होगा उन स्पिनर्स पे भी, जैसे आप बता भी रहे थे। ये रणनीति क्या लगता है कि फाइनल में कुछ तब्दीली आ सकती है, या आपको लगता है कि नहीं, शायद इन कंडीशंस में यही कॉम्बिनेशन जाने वाला है? देखिए 4 स्पिनर तो रहेंगे, 100% रहेंगे मेरे हिसाब से, कोई भी वो नहीं है इसमें। अब मुझे लगता है स्ट्रैटेजी को कोई चेंज होगा, क्योंकि 4 स्पिनर रखने का एडवांटेज ये है कि मतलब सामने वाली टीम इसमें फंस सकती है, क्योंकि देखिए ये वेस्टर्न टीम है जो है ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये जो है 4 स्पिनर, मतलब अगर स्पिन को थोड़ा हेल्प दे रहा हो तो थोड़ा सा साइक आउट भी हो जाती है, थोड़ा सा मेंटल ब्लॉक भी आता है इनको। तो मुझे लगता है कि ये 4 स्पिनर वाली तो जो है डेफिनेटली ये थ्योरी रहेगा। 4 स्पिनर का
जो जो फॉर्मूला है हमारा वो कामयाब हुआ है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही कामयाब हुआ है। वहीं से उसी मैच से हमने शुरुआत की थी इसकी, और 2 ही मैच हुए हैं अभी इसको, तो कारगर साबित हुई है दोनों मैच में। देखिए ऑस्ट्रेलिया को भी हमने 265 पे रोक दिया था, 264 पे ऑल आउट कर दिया था, जो कि अपने आप में काफी सफिशिएंट स्कोर था टू अचीव, क्योंकि विकेट एकदम फ्लैट था शाम को, रात को जब अंडर द लाइट्स इंडिया ने बैटिंग करी। तो मुझे लगता है कि क्योंकि देखिए इसमें आपसे आप ड्रॉप किसको करेंगे, अक्षर नंबर 5 पे बैटिंग करने आते हैं मिडिल ऑर्डर में, तो 2 तो ऑलराउंडर है, जैसे कि गौतम गंभीर ने और रोहित शर्मा ने बोला है स्पेसिफिकली, ठीक है, अक्षर पटेल नंबर 5 पे आ रहे हैं और रविंद्र जडेजा जो है वो नंबर 7 पे आते हैं, वो भी काफी यूजफुल मतलब प्लेयर नंबर 8 पे, सॉरी। तो मुझे लगता है कि इन दोनों की वजह से हमारी बैटिंग को एक जबरदस्त डेप्थ मिलती है। और तीसरे हमारे वरुण है, जो कि जिनका कुछ भरोसा नहीं है कि वो क्या हाथ से डालेंगे। उनकी कैरम बॉल्स, गूगलीज, मुझे लगता है कि बहुत डेडली कॉम्बो होगा वो, और वो मतलब वो एक कॉम्बो है जिसके आगे न्यूजीलैंड जो है वो फेल हो सकता है, वो कंफ्यूज हो सकता है कि कैसे उन्हें खेलना है, उन्हें मारने जाना है या अपना विकेट नहीं देना है और रोकना है, जिसमें कि भी वो कारगर साबित होते हैं, क्योंकि एकदम से बॉल उनकी स्पिन करके अंदर आती है और एकदम से सीधी निकल जाती है। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ डिपेंड करेगा वरुण की उंगलियों पे कल का मैच, और भारत मुझे लगता है 100% 4 स्पिनर के साथ ही जाएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा आउट ऑफ प्रैक्टिस भी हो गए होंगे इन टर्म्स ऑफ मैच प्रैक्टिस। हर्ष आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं, हर्षित राणा एंड अर्शदीप तो खेले ही नहीं है इस टूर्नामेंट में एक भी मैच, तो अब सडनली लाके उनको फाइनल खिलाना मुझे लगता है थोड़ी सी बेवकूफी होगी, और अब जो चल रहा है सक्सेसफुल है वही फॉर्मूले पे स्टिक किया जाना चाहिए, और वही होगा भी, मुझे ऐसा लगता है फाइनल्स पे। और उम्मीद यही करते हैं कि मुकाबला बड़े दिलचस्प हो, लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी हो वो हमारे हक में आए। शुक्रिया करेंगे इस ख़ास चर्चा का आपके लिए, और इस तरह की चर्चाओं में आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे। तो निगाहें ज़रूर फाइनल पे हैं, लेकिन इन सब के बीच में सभी की यही दुआ कि भारत एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी अपने हक में करे और तमाम जो पुरानी उसकी कुछ कड़वाहट भरी मेमोरीज़ हैं उन सबको दूर करे। चलिए बढ़ते हैं आगे। बाजार में दायरे में आज कारोबार रहा। निफ्टी 22,550 के पास बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में करीब 130 अंकों की गिरावट रही। लेकिन चूंकि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, तो पूरे हफ्ते बाजार कैसा रहा बता रहे हैं अंश भीलवार। तो हफ्तों के प्रेशर के बाद हमें मार्केट में अच्छा बाउंस आता हुआ नजर आया। निफ्टी की बात करें तो जो 3 हफ्ते से लगातार गिर रहा था वो हमें हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया है वीकली बेसिस पे। इसके साथ साथ अगर हम दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों ही मिड कैप स्मॉल कैप भी हमें हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए वीकली बेसिस पे। मिड कैप ने 2% से ज्यादा का अप मूव दिया, तो स्मॉल कैप की यहाँ बात करें तो यहाँ पे 5% से ज्यादा का अप मूव देता हुआ नजर आया। तो स्मॉल कैप यहाँ पे क्लियरली काफी अच्छे से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया है वीकली बेसिस पे। अब अगर हम सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर हमें हरे निशान में बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली निफ्टी मेटल की बात करें तो निफ्टी मेटल इंडेक्स ने इस साल के हाई लेवल को भी छुआ है, साथ ही साथ टॉप सेक्टोरल गेनर भी रहा है। इसके टॉप गेनर्स देखें तो यहाँ पे हमें वेदांता और जिंदाल स्टेनलेस जैसे स्टॉक्स नजर आते हैं। इसके अलावा अगर दूसरे इंडेक्सेस में देखें तो यहाँ पे निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी रियल्टी, ये तीनों ही इंडेक्स ने इस हफ्ते में 1 ईयर के लो लेवल को टच किया था, लेकिन काफ़ी अच्छी एक स्मार्ट रिकवरी देके ये हरे निशान में क्लोज होते हुए नजर आए हैं वीकली बेसिस पे। इसके अलावा दूसरे इंडेक्सेस भी है जैसे कि निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा और निफ्टी ऑटो। इन तीनों इंडेक्स ने भी 8 मंथ के लो लेवल को छुआ था, लेकिन इन तीनों इंडेक्सेस ने भी काफ़ी अच्छी रिकवरी दी और हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। निफ्टी आईटी की भी बात की जाए तो निफ्टी आईटी दरअसल 3 हफ्ते से लगातार गिर रहा था और इसमें भी हमें थोड़ा एक अच्छा रिवर्सल नजर आया, हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमें रिवर्सल के साइंस बनते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो हफ्ता काफी पॉजिटिव रहा है। शुक्रिया अंश इस अहम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी रविंदर आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया एक्शन भरा पंच। 5 के पंच में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक की जिस पे आज खबरों के दम पर और ब्रोकरेज के दम पर एक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की, जहां पर बैंक को जो है आरबीआई ने जो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को फॉरेन एक्सचेंज में लेन देन के लिए ऑथोराइज डीलर कैटेगरी AD1 का लाइसेंस दिया है, जिसके चलते स्टॉक्स में जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ पर कंपनी को जो है 577 करोड़ का ऑर्डर मिला है
और इस ऑर्डर के साथ कंपनी का जो टोटल एक्यूमुलेटेड ऑर्डर हो जाता है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए वो 13,724 करोड़ पर आ जाता है। अगला जो स्टॉक फोकस में था रिलायंस इंडस्ट्री, जहाँ पर मैक्वारी ने जो है नोट निकाली रिलायंस इंडस्ट्री पर और उन्होंने अपग्रेड किया स्टॉक को आउट परफॉर्म रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 1500 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि पिछले एक साल में रिलायंस का जो शेयर है उसका MSCI इंडिया से जो है 18% और भारतीय एयरटेल से जो है 60% कमज़ोर रहा है और अगले 6 से 12 महीने में जो है कई पॉजिटिव जो है बदलाव आने की उम्मीद है, जिसके चलते अपग्रेड किया गया है। उनका कहना है कि FY 23 और 25 में जो है सिर्फ 2% की जो है EPS ग्रोथ की तुलना में FY 25 और 27 में 15 से 16% EPS कैगार की जो है ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगला जो स्टॉक फोकस में था कल्पतरु प्रोजेक्ट, जहां पर कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल और उसकी जो सब्सिडरी इंटरनेशनल सब्सिडरी है उनको जो है 2306 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर जो है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में है, जिसके चलते स्टॉक्स में जो है एक्शन देखने को मिला। आखिर में बात करेंगे बजाज फिंसर की, जहाँ पर बजाज फिंसर में जो उसकी जो दो सब्सिडरी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस, इन दोनों ही कंपनी के जो फरवरी मंथ के बिजनेस अपडेट अनाउंस किए हैं, जहाँ पे उन्होंने उनका जो है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस का जो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम अंडर रिटर्न था फेब मंथ में वो 1219 करोड़ पर था। वहीं फरवरी मंथ 2025 का जो था 20,006 करोड़ पर था। वहीं अगर बात करें दूसरी सब्सिडरी की तो बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस का जो था टोटल प्रीमियम वो 1080 करोड़ पर देखने को मिला फेब में और अप्रैल 2024 और फेब 2025 तक तो है 10,469 करोड़ पर देखने को मिला। शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए रविंदर। बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैक्स के ऐलान से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर थोड़ा असर दिख सकता है। ऐसे में इंडस्ट्री सरकार से क्या चाहती है, बता रही हैं हमारी सहयोगी सुमिता करीर। गवर्नमेंट सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को टैरिफ से रिलेटेड कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया ज़्यादा सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ स्मार्टफोन्स इंपोर्ट नहीं करती है यूनाइटेड स्टेट्स से। उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया की मल्टीपल टैरिफ लाइंस हैं, सिर्फ एक टैरिफ लाइन नहीं है, मल्टीपल टैरिफ लाइंस हैं अंडर ITA 1 और बहुत सारी टैरिफ लाइंस जो है उस पर ज़ीरो ड्यूटीज़ भी है। और वही जो व्यू है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का भी है। ICEA जो एपेक्स इंडस्ट्री बॉडी है जो रिप्रेजेंट करती है इंटरेस्ट सेवरल स्मार्टफोन ब्रांड्स के और इलेक्ट्रॉनिक्स मेकर्स के, उन्होंने बोला है कि ज़ीरो रेसिप्रोकल ड्यूटी इंडिया लेवी को पिच करना चाहिए। BCD जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है वो स्मार्टफोन्स पे अभी 15 to 16% है, हेयरेबल्स, टीवीज और वेरेबल्स पे 20% है। और इंडिया की जो है ज़ीरो टैरिफ लाइंस, जैसा कि गवर्नमेंट सोर्सेज ने इंडिकेट किया कि इंडिया की सिर्फ एक लाइन नहीं है, मल्टीपल ज़ीरो टैरिफ लाइंस है। बट इंडिया की जो है वो 20 टैरिफ लाइंस है, चाइना की 36 ज़ीरो टैरिफ लाइंस है और वियतनाम की 37 ज़ीरो टैरिफ लाइंस है। तो ऑल्दो इंडिया की ज़ीरो टैरिफ लाइंस भी है, बट ICEA ने पहले भी बोला है कि ये जो टैरिफ लाइंस है, ये टैरिफ जो है उसमें रैशनलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि हम compete कर रहे हैं वियतनाम से, चाइना से, और अगर ये टैरिफ्स कम होंगे तो इंडिया के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको एक बूस्ट मिलेगा। ICE के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग FY 24 में इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स US को लेके थे $10 बिलियन, जिसमें 50% जो शेयर था वो स्मार्टफोन्स का ही था। तो रिड्यूसिंग टैरिफ लाइंस जो है ये एक ऑप्शन हो सकता है। ज़ीरो टैरिफ लाइंस इंडस्ट्री बैट कर रही है सो फार एज दी स्टॉक्स ऑफ इंडिया विद द यूनाइटेड स्टेट्स आर कंसर्न्ड, और इसमें अभी गवर्नमेंट और कंपनीज अक्रॉस सेक्टर्स सब काम कर रहे हैं अमिडस्ट इंटेंसिफाइंग एफर्ट्स कि कैसे टैरिफ अगर इम्पोज करेगा यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया पे तो उसके इम्पैक्ट को कैसे कम किया जा सकता है, या क्या इंडिया की तरफ से प्रपोजल्स हो सकते हैं। शुक्रिया सुमिता इस अहम जानकारी के लिए। भारत अमेरिका ट्रेड टॉक्स के बीच घरेलू जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अमेरिका में अपने निर्यात विस्तार की काफी उम्मीदें कर रही है और सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है। इन्हीं सब पहलुओं पर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सेक्रेटरी जनरल चंद्रिमा चैटर्जी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मैम, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि इंडिया US टैरिफ का जो नेगोशिएशन इस वक्त चल रहा है उसमें टेक्सटाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और ये भारत के नज़रिए से असीम संभावनाएं बन सकती है इस सेक्टर में। एज अ ट्रेड बॉडी आपको क्या लगता है कि क्या इस वक्त ट्रेड है, वो स्केल क्या है और किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आपको बनती हुई नज़र आ रही हैं? बिल्कुल, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए US सबसे बड़ा मार्केट है।
और दूसरी तरफ हम भी यूएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर है यूएस को आफ्टर चाइना एंड वियतनाम। तो इसीलिए हम पूरी टेक्सटाइल सेक्टर आज के दिन में इनफैक्ट ऑप्टिमिस्टिक ही है। कुछ तो कंसर्न एरियाज है, बट हमें इसमें मौका ज़्यादा दिख रहा है कि हम और ज़्यादा एक साथ काम कर सके। आज के दिन में हम अराउंड 9 to 10% ऑफ द यूएस मार्केट है, बट कंपटीशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। द सिल्वर लाइनिंग इज़ कि चाइना जो मेन कॉम्पिटिटर है वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा मार्केट एक्सेस उनका कम हो, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम क्या उसको ले पाएंगे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश, और हमारी तरफ से देश की तमाम महिलाओं को, हमारी महिला निवेशकों को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल 11 बजे जुड़ना मत भूलिए हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश में निवेश महाकुंभ, खासतौर पर महिलाओं के लिए महिला विशेष। जरूर जुड़िए सुबह 11 बजे से लगातार। नमस्कार।